साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम इतिहास शिक्षण की सहायक सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिनमें हम देख रहे हैं कि मानचित्र, मैप्स और मानचित्र का उद्देश्य क्या है और ऐतिहासिक मानचित्र के गुण क्या है, मानचित्र के प्रयोग में कठिनाइयाँ क्या है और इन सभी ग्राफ, चार्ट, ग्रामोफोन, युद्ध योजनाएं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम मानचित्र, मैप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करते हैं। तो इंग्लैंड के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समुदाय ने मानचित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि मानचित्र इतिहास शिक्षण के लिए एकमात्र आवश्यक उपकरण ही नहीं है, वरन यह हमारे कार्य में एक आवश्यक आधार भी माना जाता है। केवल मानचित्रों के प्रयोग से ही क्षेत्र तथा राजनैतिक इकाइयों की सापेक्षिक स्थिति को देखा जा सकता है और मानचित्र ही राज्यों के विकास, सैनिक अभियानों या धर्मों तथा भाषाओं के सामान्य वितरण को इंगित करना संभव बना सकते हैं। तो मानचित्र के इतिहास के शिक्षण के लिए इनमें जो बातें कही गई हैं, वो सबसे पहले ये है कि राज्य के रूप में हम सभी जानते हैं कि जैसे इंडियन स्टेट, तो अमेरिकन स्टेट, ब्रिटिश स्टेट, रशियन स्टेट या चाइनीज स्टेट, तो इस तरीके से जितने भी ये स्टेट का नाम दिया गया है, ये जो है पहले राज्य के ही रूप में था, बाद में जो है राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया, देश के रूप में। और फिर ये मानचित्र के माध्यम से ही राजनैतिक इकाइयों की सापेक्षिक स्थिति हुई। जब जब जो है, जैसे अभी नेपाल ने अपना नया जो है मानचित्र लॉन्च किया, तो उसमें जो है कुछ ऐसे विवादास्पद स्थिति थी, क्योंकि उसमें भारत की कुछ सीमाओं को उन्होंने ये काला पानी और लिपलेख, लिम्पियाधुरा, इन सब इलाकों को जो है अपने में मेंशन किया, जो कि भारत के हिस्से हैं। तो इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। इस प्रकार जैसे चाइना जो है बराबर दावा करता है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और बराबर जो है लद्दाख के क्षेत्रों में और अक्साई चीन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे अपना हिस्सा अवैध रूप से बताता है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी अक्साई चीन को अपना हिस्सा माना है, और उधर जो है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा है। और इसको जो है एक तरफ चाइना ने अवैध रूप से अक्साई चीन को कब्जा किए हुए है, और पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कश्मीर के ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में राजनैतिक स्थिति को दर्शाते हुए और मानचित्र के माध्यम से, तो ये एक महत्वपूर्ण इकाई होती है इतिहास शिक्षण के लिए। और जितने भी सैनिक अभियान हैं, धर्म, भाषा के जो सामान्य वितरण हैं, इन सब को भी मानचित्र के सहयोग से ही समझा जाता है। और जैसे जैसे परिवर्तन होते जाते हैं, नए नए मानचित्र की आवश्यकता महसूस होती है। आज क्या है, रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है, और लगातार जो है रूस यूक्रेन के जो है शहरों पर कब्जा कर रहा है। वहाँ जो है और राजधानी कीव तक पहुँच गया है। खार्किव में भी भारी गोलाबारी और बमबारी हो रही है, और अनेक शहरों पर जो है, रिहायशी इलाकों पर जो है बमबारी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि रूस ने यह मन बनाया कि हम यूक्रेन पर पूरी तरीके से राजनैतिक अधिकार अपना स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक नए मानचित्र की जो है बात होगी, जिसमें रूस यूक्रेन का हिस्सा जो है हो सकता है, और अनेक देश इसको मान्यता दे सकते हैं। तो ये परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं, और इसे मानचित्र के माध्यम से ही समझा जाता है। और फिर एक समय आएगा कि जब रूस और यूक्रेन का जो है इतिहास के बारे में चर्चा होगी, तो रूस और यूक्रेन को कैसे अलग हुआ, रूस के कितने विभाजित हुए, रूस का पहले का मानचित्र क्या था, तो ये इतिहास शिक्षण की एक आवश्यकता है। क्योंकि रूस इतना बड़ा था, इतना व्यापक था, लेकिन वो अलग होता चला गया। आज कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है, और पहले रसिया था। तो
रसिया जब से बटा अनेक जो है भूभागों में, तब से उसकी राजनीति। लेकिन अध्ययन करना है अगर इतिहास शिक्षण का, तो पहले रसिया का जो मैप है, पुराना मैप है USSR, तो उसको जो है सोवियत संघ का जो है हम देखेंगे, और आज के रूस का देखेंगे तो कितने हिस्सों में टूट गया है, बेलारूस और तमाम जितने छोटे छोटे देश बने हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए इतिहास शिक्षण में, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री में बहुत आवश्यक तत्व तो यह है कि इतिहास का शिक्षण किया जाए, इतिहास को समझा जाए। अब हम बात करेंगे कि इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो मानचित्र के उपयोग वाद विवाद के उद्देश्य से भी किया जाता है, और इसका उपयोग का मुख्य ध्येय छात्रों के मस्तिष्क में स्थान के संबंधों को अंकित करना है। जैसे अब छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं में भी मानचित्रावली का प्रयोग किया जाता है। उसमें ऐसे दर्शाने को कहा जाता है कि किस राज्य में गेहूं ज़्यादा है, भारत कौन कौन से राज्यों में, कहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है, कहाँ चाय की बागानें ज़्यादा हैं। तो उनको इंगित करना होता है, और इंगित करने के कारण ही मस्तिष्क में ये बातें जो है पूरी तरीके से बैठ जाती हैं कि असम में चाय बागान है और गेहूं यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, या किस राज्य में कौन सा व्यंजन ज़्यादा अच्छा है, किस राज्य में कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है और उसकी विश्व में एक पहचान बनी हुई है। इन सब को मानचित्र के माध्यम से दर्शाना, इंगित करना, ये इतिहास शिक्षण का एक प्रमुख ध्येय होता है। और इसके प्रयोग से इतिहास का पृथ्वी पर स्थानीयकरण किया जाता है। यदि इसका उपयोग ना किया जाए तो इतिहास की घटनाएं हवा में रहती हैं, जो बालक को बोधगम्य नहीं हो सकती। बिल्कुल अस्थायी बात है। यदि मानचित्र का अध्ययन ठीक प्रकार से कराया जाए तो उसकी कक्षा में क्रियाशीलता उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि एक होल व्यू बन जाता है। ग्लोब के माध्यम से, मानचित्रावली के माध्यम से अनेक देश, आज जो है हम जब भी जो है अमेरिका की चर्चा करते हैं तो या तो हमें अमेरिका का कोई दृश्य देखा हो तो वो हमारे दिमाग में आएगा कि वाशिंगटन DC का दृश्य देखा हो, या वहाँ की संसद का दृश्य देखा हो, या व्हाइट हाउस का दृश्य देखा हो, तो वो दिमाग में आएगा। और या फिर आपको वही मानचित्र नज़र आएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस हिस्से में है, उसका मानचित्र कैसे है, वही आपकी आंखों के सामने आपके स्मृति पटल पर आ जाएगा। तो ये बोधगम्य कराने के लिए, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए एक प्रमुख आवश्यकता होती है, और इसके प्रयोग से इतिहास तथा भूगोल के संबंध का ज्ञान दिया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियों ने किस प्रकार ये ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया है, इन सब का ज्ञान मानचित्र के उपयोग से छात्रों को कराया जा सकता है। यह भी भूगोल का भी विषय कि भूकंप कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, ज्वालामुखी का उद्गार किस प्रकार होता है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। अब आप जानते ही होंगे कि पहले जो ये अलग अलग हिस्सों में ज़मीन बटी गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ है और जो है भारत पूरा एक गोलाकार, ये सभी जो ज़मीनें थी पहले एक ही जगह पर स्थिर थी। बाद में पृथ्वी में जो है प्लेटों में लगातार टकराहट की वजह से ये ज़मीनें धीरे धीरे फैल गई और अलग होती चली गई, और इस प्रकार नए नए देश का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से मानचित्र के माध्यम से ही हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ऐतिहासिक मानचित्र के गुण क्या हैं, अब हम इस पर बात करेंगे। तो एसेंशियल्स ऑफ हिस्टोरिकल मैप। तो मानचित्र सरल होना चाहिए और कलात्मक व जटिल, ज़्यादा जटिल ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और प्राचीन काल के नगरों के नामों के साथ साथ उनका वर्तमान काल में जो नाम है, इस पर भी बल देना चाहिए। मानचित्र में जो कक्षा में उपयोग लाया जाए उनमें व्यापारिक मार्गों, युद्ध स्थल, अन्य मार्गों को अंकित करने में सदैव शुद्धता बरती जानी चाहिए और इन मार्गों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानों के स्थापन में पूर्णतः सतर्कता रखनी चाहिए और मानचित्र में निरर्थक स्थानों, मार्गों, राज्यों की सीमाओं का प्रदर्शन न हो, वरन वे वस्तुएं प्रदर्शित की जाए जिनकी उस पाठ के शिक्षण में आवश्यकता हो। तो राज्यों के मार्गों का जो है वर्णन, अब जैसे हमारे यहाँ जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई, तो जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो है प्रारूप तैयार किया कि देश में एक ऐसी सड़क होनी चाहिए
जो राजधानियों को जोड़ते हुए दिल्ली तक आए और पूरे देश को जो है जोड़े, एकीकरण करे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनी और पूरे देश को जो है एक सड़क ने जोड़ दिया। तो इसका भी प्रदर्शन मानचित्र के माध्यम से हुआ। पहले जो इसकी जो ड्राफ्ट बनी, प्रारूप बना, ये जो है मानचित्र के माध्यम से ही इसको किया गया और फिर ज़मीनें अलॉट की गई, कैसे कैसे रोड जाएगा, इसका जो है मानचित्र के माध्यम से ही इस पर वर्कडन किया गया। अब हम देखते हैं कि मानचित्र के प्रयोग में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो हमारे यहाँ उन मानचित्रों का अभाव है जो पूर्णतया, अब तो बहुत सारे मानचित्र ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन को बता देते हैं, क्योंकि आज क्या है कि आज गूगल लोकेशन के माध्यम से, बड़े बड़े ड्रोन कैमराज के माध्यम से रेखांकित कर दिया जाता है। तो आज शुद्ध और पूर्णतया शुद्ध बनाने की, हालांकि कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी रह जाती है, लेकिन फिर भी शुद्ध बनाने की कोशिश मानचित्र में की जाती है। तो कभी कभी मानचित्र उन देशों के विषयों में ठीक वितरण नहीं दे पाते जो क्षेत्र में बड़े हैं। मानचित्र में विभिन्न पैमानों के प्रयोग से कठिनाई उत्पन्न होती है। विश्व के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पैमानों का प्रयोग किया गया है, जिससे छात्रों को समझने में बाधाएं पैदा होती हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें लगता है कि इतिहास, प्रोफेसर जॉनसन कहते हैं कि इतिहास मानचित्रों द्वारा बनाया गया है और उनमें ही वह लिखित है। तो मानचित्र का इतना बड़ा रोल है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ, जिनमें रेखा ग्राफ यानी लाइन ग्राफ और चित्रात्मक ग्राफ यानी पिक्टोरियल ग्राफ। तो क्या है रेखा ग्राफ? तो ग्राफ जो है संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली साधन है। जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है क्रम से बातें लिखी रहती हैं और दूसरी तरफ 5, 10, 15, 20 और इधर 5, 10, 15, 20। तो 5 से 10 एक ग्राफ, उठना है अगर ऊपर 10 से 15 तो ऊपर बढ़ता जाता है। तो ये जो है दर्शाने के लिए और सुविधा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी नहीं जा सकती, ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से जो है प्रदर्शित की जा सकती हैं और समझ में भी आता है। तो इसलिए ग्राफ का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो रेखा ग्राफ में, इतिहास शिक्षण में रेखा ग्राफ का समय रेखा टाइमलाइन बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे अब मध्यकालीन इतिहास में दर्शाना हो कि बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहाँ, जहांगीर, मतलब जैसे क्रम से है, जिन्हों कभी कभी जो है इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो इसको क्रम से दिखाना रेखा ग्राफ के माध्यम से, समय उनका क्या रहा है, तो इसमें जो है बहुत क्लियरिटी आ जाती है रेखा ग्राफ के माध्यम से। और चित्रात्मक ग्राफ, तो इस प्रकार के ग्राफ में चित्रों द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या और विभागों की चित्रात्मक ग्राफ से प्रस्तुत किया जाना, रथ, सेना, हाथी, घुड़सवार, पैदल, नौसेना का रथ, तो नाव के चित्र, तो इसके माध्यम से जो है चित्रात्मक ग्राफ हिस्ट्री को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं चार्ट। चार्ट में तालिका चार्ट, आनुवांशिक चार्ट और धारावाहिक चार्ट, ये 3 चार्ट हम देखते हैं। तो चार्ट जो शब्द है वह विभिन्न प्रकार के लाक्षणिक प्रदर्शनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तालिका चार्ट में सूचनाओं और तथ्यों को तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है और इसके द्वारा समानताओं और असमानताओं को बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। आनुवांशिक चार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? जेनीलॉजिकल चार्ट। तो इस प्रकार के चार्ट मुख्यतः विकास तथा अभिवृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वृक्ष की तना किसी भी संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। परिवर्तन या विभिन्न प्रकार की विकास उनकी शाखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब, अब जैसे सिपाही विद्रोह के कारण अकबर का शासन, भूगोल के प्रभाव, इनको जो है चार्टों के रूप में जो है प्रदर्शित करना।
तो ये सब चीज़ें आनुवांशिक चार्ट में हम देखते हैं। और फिर आनुवांशिक का ऐसे भी प्रयोग किया जाता है कि बाबर का जो है लड़का जो है वो कौन हुआ, फिर हुमायूं के बाद कौन हुआ, अकबर के बाद कौन हुआ, जहांगीर और शाहजहां, इनके बाद औरंगजेब। तो ये इस क्रम से जो है, जो सही क्रम है उसके हिसाब से आनुवंशिक चार्ट बना सकते हैं। धारावाहिक चार्ट, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के चार्टों द्वारा संगठनात्मक तत्वों तथा उनके क्रियात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। इतिहास शिक्षण में इनके प्रयोग के लिए बहुत अवसर है। और इसका जो है उदाहरण हम देखें तो शिवाजी का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, अस्थाई बंदोबस्त जो प्रणाली विकसित हुई, कांग्रेस का संविधान, यहाँ कांग्रेस का संविधान लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी बनी उस समय आज़ादी के समय, उन्होंने क्या जो है नियम फॉलो किए, क्या उनकी नीति रीत रही, उनका अध्ययन। और जो अब का संविधान बना है वो देश का संविधान है और वो सभी पर लागू होता है। हर दलों पर लागू होता है, हर पार्टी पर लागू होता है और भारत देश के अंदर रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक पर संविधान के नियम और कानून लागू होते हैं। अब हम देखते हैं युद्ध योजनाएं, बैटल प्लान। तो इतिहास शिक्षण में इनके प्रयोग से छात्रों को विरोधी पक्ष की सेनाओं की स्थिति, उनकी व्यूह रचना, सैन्य संचालन, रणकौशलों की विभिन्न शैलियां, सेना के विभिन्न भागों तथा उनकी हार जीत के कारणों से अवगत कराया जाता है। शिक्षक को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों, जैसे सिकंदर और पोरस का युद्ध बहुत ही फेमस है कि पोरस जो है हार नहीं माने और खूब जम करके लड़ाई की, जबकि आम्भिक जो राजा था वो जो है गद्दारी करके सिकंदर से मिल गया था, तो वो भी जो है लड़ा, अपनी सेना का जो है सिकंदर को दिया, लेकिन पोरस ने बड़ी बहादुरी से लड़ा और फिर सिकंदर और पोरस की मित्रता भी हुई। खानवा का युद्ध, पानीपत के जो युद्ध हुए, तीनों भीषण युद्ध चला। बक्सर और प्लासी का युद्ध, जिसमें धोखे से और जो है सिराजुद्दौला का जो है धोखा पा गए, मीर जाफर ने धोखा दे दिया। बक्सर का युद्ध देखिए 1964 में जो हुआ, 1964 कह रहे हैं, 1757 में ये हुआ प्लासी का युद्ध और ये बक्सर का 1764 में। तो इन योजनाओं से जो है युद्ध योजनाओं को अवगत कराना ये इतिहास शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है। अब हम देखते हैं कि ग्रामोफोन का क्या रोल रहा है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः स्थानीय इतिहास के शिक्षण के लिए किया जाता है। प्राचीन कक्षाओं के रिकॉर्डों द्वारा राष्ट्रीय इतिहास के शिक्षण को भी रोचक बनाया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई ऐतिहासिक व्याख्यानों की रिकॉर्डों को बनाकर छात्रों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। यानी ग्रामोफोन एक ऐसा मशीनरी है जिनके द्वारा जो है कोई व्यक्ति व्याख्यान दिया है, कोई महापुरुष व्याख्यान दिया है, तो उनका जो है वर्णन जो है उसको सुनाया जाना, बच्चों को दिखाया जाना, इसके माध्यम से संभव है। रेडियो प्रसारण पर बात करें तो रेडियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और आज जो है जो रेडियो बात करने से पहले जो रेडियो का वो आ जाता है सिस्टम कि एक डब्बा नुमा जो है उसे चलाना और लगाना, इस पर जो है बढ़ रहा है कि इस ट्रांसमीटर पर इतना आ रहा है। आज वो हर मोबाइल पर हो गया है वो रेडियो का सिस्टम। मोबाइल पर आप डालिए, रेडियो आपके हर मोबाइल पर रहता है, इतने हर्ट्ज पर ये न्यूज आ रही है या ये गीत संगीत चल रहा है। तो रेडियो प्रसारण के जो आज जो सिस्टम है वो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से एक यूट्यूब चैनल पर भी और हर जगह हर साइट पर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य के विषय में कोई नया जो है राजनीतिक मुद्दा उठा है पूरे देश में, तो उसकी जानकारी के लिए, और सरकार द्वारा चलाए गए नई नई जो योजनाएं हैं उनको जो है लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए और कोई जन जागरूकता लाने के लिए, इन सब के लिए रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्ट का यूज किया जाता है। और शिक्षा में रेडियो का योग कंट्रीब्यूशन दे करके और बच्चों को उनको सारी बातों को बता करके एक नई क्रांति लाई जा सकती है। तो आज हमने इन सभी विषयों पर बातचीत किया।
आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।